अस्सलाम वालेकुम क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, लास्ट टाइम क्लास हमने यहाँ पे ख़त्म किया था कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं, 4 पर्सपेक्टिव्स को हमने देखा था कि ये 4 कॉन्सेप्ट्स लर्निंग एंड ग्रोथ या इनोवेशन हम इसको कह सकते हैं। प्लस सेकंड वन था जो इंटरनल बिजनेस ग्रोथ प्रोसेसेस था। सेकंड वन, थर्ड वन जो था वो कस्टमर। फोर्थ वन जो है फाइनेंशियल। ठीक है, इसको हमने डिटेल में थोड़ा सा देखा था फॉर प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर को तो हमने देखा था, लेकिन पब्लिक सेक्टर जो है ये मैंने आपको असाइनमेंट दी थी कि आपने अपनी बुक से खुद पढ़ना है। ठीक है, अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि बैलेंस्ड स्कोर कार्ड की जो है बीएससी की वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के पास? यस मैम। अच्छा, तो इसमें ये देखें कि बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में हमने पहली बात ये पढ़ी थी कि दिस इज बैलेंस स्कोर कार्ड है। ये हमारे पास, हमने ये कहा था कि स्ट्रैटेजी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और उसकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ठीक है, वो हमने बैलेंस स्कोर कार्ड के साथ करनी है। ठीक है, बैलेंस स्कोर कार्ड जो एक टेक्निक है वो बेसिकली हमारे पास इस वजह से हम यूज करते हैं कि जो स्ट्रैटेजीज हमने बनाई हैं अपने बिजनेस गोल्स को, अपने एम्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को, एंटरप्राइज के मतलब मिशन को अचीव करने के लिए, जो हमारे पास गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं और गोल्स, मिशन हो गया, तो उसको जो है अचीव करने के लिए जो प्लान्स बनाए जाते हैं वो हमारे पास ये कह लें कि स्ट्रैटेजीज के थ्रू बनते हैं। स्ट्रैटेजीज जब हमने बना ली तो उनको एक्शंस के अंदर जब ढाला जाता है, एक्शंस के अंदर जब हमने मतलब ट्रांसफॉर्म कर लिया, ट्रांसलेट कर लिया, अब एक्शंस की लिस्ट हमारे पास आ गई है। ठीक है, एक्शंस की लिस्ट जब हमारे पास आ जाएगी तो उसके बाद हमने क्या करना है उसके अंदर कि उन एक्शंस को साथ साथ देखते जाना है। ठीक है ना, कि वो किस तरह से टुवर्ड्स कंप्लीशन, ठीक है ना, जा रहे हैं। तो अब उसमें हमारे पास ये कहना है कि जो 4 पर्सपेक्टिव्स हमने देखे थे बैलेंस स्कोर कार्ड के हवाले से, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास जो था, जो फर्स्ट पर्सपेक्टिव था वो ये था कि हमने अपना, क्या नाम है, कहते हैं कि लर्निंग एंड ग्रोथ, ठीक है, एम्प्लॉयज के हवाले से। ठीक है, एम्प्लॉयज के हवाले से हमने उनको ट्रेनिंग करनी है या उन पे क्वालिटी टाइम मतलब उनको देना है, या क्वालिटी जो ये कह रहे हैं कि हमारे पास एम्प्लॉयज हैं वो हमने जनरेट करना है। ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो हमने उनको ट्रेन करना है। तो उस हवाले से कुछ ना कुछ जो हमारे पास ये हैं लैगिंग, सॉरी, लीडिंग इनपुट्स, ठीक है, कि और प्लस ये हम इन्हें कह सकते हैं ह्यूमन और फिजिकल, और प्लस प्रोसेसेस। ये हमारे पास जो पहली 2 फेजेस की अगर हम बात करें इसके अंदर, ये जो 2 फेजेस हैं कि इनके करस्पॉन्डिंग, ये वाली 2 फेजेस हैं, लर्निंग एंड ग्रोथ और इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस, ये किसके 4 पर्सपेक्टिव्स हैं, बिजनेस, सॉरी बिजनेस कह रही हूँ, बैलेंस स्कोर कार्ड के, ठीक है, बीएससी के। तो अब उसके ये जो 2 पर्सपेक्टिव्स हैं स्टार्ट वाले, फर्स्ट 2 लर्निंग एंड ग्रोथ और इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, अब इनके कुछ ना कुछ इनपुट्स होंगी जिनकी वजह से कुछ ना कुछ हम कस्टमर को और फाइनेंस को हम मैनेज कर सकेंगे। ठीक है, बिफोर बैलेंस स्कोर कार्ड, स्ट्रैटेजीज जो थी वो जस्ट फाइनेंस को जो है अप करने के लिए, मतलब फाइनेंस के अंदर जो रेवेन्यू जनरेट होता था ना उसको अप करने के लिए यूज होती थी, जो कि हमने पढ़ा कि बैलेंस स्कोर कार्ड ने रिप्लेस किया इस चीज को, कि सिर्फ फाइनेंशियल्स को मैंने मैयर नहीं करना, उसकी वजह से काफी लिमिटेशंस आती थी। ठीक है, तो बैलेंस स्कोर कार्ड ने ये कॉन्सेप्ट अप्रूव कराया या इंट्रोड्यूस कराया कि हमने सिर्फ फाइनेंस को मैयर नहीं करना। ठीक है, हम कि स्ट्रैटेजी के अंदर हम सिर्फ फाइनेंस को नहीं देख रहे होते, उसमें कस्टमर को देखना होता है, उसमें इंटरनल बिजनेस प्रोसेस को देखना होता है, उसमें एम्प्लॉयज को देखना होता है। ठीक है, ये सारी चीजें मिल के जो है वो फाइनेंस रेज कर सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकती हैं। ये बैलेंस स्कोर कार्ड का कॉन्सेप्ट था। ठीक है,
लेकिन इससे बैलेंस स्कोर कार्ड से पहले जो था वो यही था कि हमने सिर्फ फाइनेंस को मैनेज करना है, ठीक है। तो जो पहली दो स्टेजेस हैं बैलेंस स्कोर कार्ड की, कि एक है हमारे पास लर्निंग एंड ग्रोथ और सेकंड वन जो है कि इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस, ठीक है। इन दो में से ये हमारे पास ये कह लें कि लीडिंग इनपुट्स हैं, कि ये इन दोनों चीजों को इम्प्रूव करेंगे तो वहां पे हमारे पास आउटकम्स अचीव होंगी जिनको हम लैगिंग आउटकम्स कहेंगे, जो कि कस्टमर और फाइनेंस है, फाइनेंशियल्स, कि इन दो चीजों को इम्प्रूव करने की वजह से हमारे पास आगे जो है वो हमारे पास कस्टमर सेटिस्फाई होगा और हमारे पास फाइनेंस जो है वो अप जाएगा, ठीक है। And focus on the importance of managing these components to achieve the organization's strategic priorities, कि हमने इनको लीडिंग इनपुट्स को और लैगिंग आउटकम्स जो हैं मतलब ये कह लें कि इनको हमने मैनेज करना है, ठीक है, कि इस तरह से कि जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज हैं उनको अचीव कर सकें। ये हमारे पास है बैलेंस स्कोर कार्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना, कि इनके दरमियान एक ऐसा लिंक डेवलप करना है कि लीडिंग इनपुट्स को इम्प्रूव करें, ठीक है, जो प्रोसेसेस हैं सॉरी हमारे पास पीपल हैं, एम्प्लॉयज हैं, और जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है एंटरप्राइज का, प्रोसेसेस को रन करें सही से, और उससे हमारे पास जो है लैगिंग आउटकम जो है वो अचीव हो सकते हैं, वो सही तरीके से हम मतलब ये कह रहे हैं कि वो इम्प्रूव फॉर्म में हम उनसे जो आउटपुट देना चाहते हैं, कि फाइनेंस को अप करना चाहते हैं और कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, वो हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं कि बैलेंस स्कोर कार्ड इज द अरेंजमेंट ऑफ द मिक्सचर ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मेजर्स ईच कंपेयर टू अ टारगेट वैल्यू, ठीक है। अब इसमें ये देख लें कि सबसे जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि हमारे पास जो बैलेंस स्कोर कार्ड है वो बेसिकली इससे पहले बैलेंस स्कोर कार्ड से पहले जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी उसमें सिर्फ फाइनेंस को मैयर किया जाता था, सिर्फ फाइनेंशियल जो थे ना मेजर्स उसके अंदर आ रहे होते थे, लेकिन अब कुछ नॉन फाइनेंशियल चीजें भी उसके अंदर मेजर्स ऐड हो गए, ठीक है। ये इसका मिक्सचर है बैलेंस स्कोर कार्ड, जिसके अंदर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों मेजर्स को हम अरेंज करते हैं, और मतलब उनके थ्रू जो है हम अपना परफॉर्मेंस मेजर करते हैं हर स्ट्रेटजी। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मेजर्स हैं कि हमारे पास इनपुट्स जैसे कि एम्प्लॉयज हैं या प्रोसेसेस हैं, और जो आउटकम्स हैं हमारी कस्टमर और क्या कहते हैं फाइनेंस, इसको हम या तो पेपर पे ट्रैक कर सकते हैं कि बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, या स्प्रेड शीट्स एक्सेल शीट्स के अंदर भी हम मैनेज कर सकते हैं, और प्लस हम ये कह सकते हैं कि वाया स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर भी मेजर कर सकते हैं, जैसे SPSS एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। तो वो उसके अंदर कह रहे हैं कि हम अपने रिसोर्सेज को और एंटरप्राइज की जो हैंडलिंग है वो हम उस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये कह लें कि ये जो सारे मेजर्स हैं वो हमने उनको पेपर के ऊपर राइट करना है, फाइनेंशियल जो नॉन फाइनेंशियल, और उनको ट्रैक करते जाना है। ट्रैक करने के साथ साथ हमें ये पता चलेगा कि क्या हम अपने गोल और मिशन की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा, ठीक है। तो बैलेंस स्कोर कार्ड जो है वो गवर्नमेंट की तरफ के लिए भी बनाया जाता है, और जो मतलब जो प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग है उनके लिए भी बनाई जाती हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हो सकती हैं, या उनके दरमियान कोई सिमिलैरिटी भी एग्जिस्ट कर सकती है। इन स्पाइट ऑफ दीज वेरिएशंस, however there are certain ways in which they are all alike, ठीक है, कि उनके दरमियान सिमिलैरिटीज भी आ सकती हैं, ऑल्दो के डिफरेंसेस हैं कि गवर्नमेंट के लिए और एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए बैलेंस स्कोर कार्ड बनाया जाता है, लेकिन उनके दरमियान सिमिलैरिटीज भी आ जाती हैं, ठीक है। और प्लस हमें बैलेंस स्कोर कार्ड जो है कंपनीज विजन और मिशन को अचीव करने के लिए भी कुछ ना कुछ उसको इंक्लूड करता है, उसको स्टडी करता है कि हम विजन क्या है, क्या मिशन है एंटरप्राइज का, और उसको अचीव करने के लिए जो है हम किस तरह से बैलेंस स्कोर कार्ड को जो है प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो ये एलिमेंट्स जो हैं उसके अंदर लाजमी होते हैं, ठीक है ना, कि हमारे पास मिशन क्या है एंटरप्राइज का, या उसका गोल क्या है। अच्छा, नेक्स्ट है कि हमारे पास बैलेंस स्कोर कार्ड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कि इन बिल्डिंग बैलेंस स्कोर कार्ड is to come up with several strategic objectives for each perspective. It is important to choose these carefully because they are the real foundation of your scorecard. ठीक है,
अब ये जो नीचे कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हर पर्सपेक्टिव के लिहाज से, देखिए ये पर्सपेक्टिव्स तो पढ़ चुके हैं ना कि लर्निंग एंड ग्रोथ, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, कस्टमर, फाइनेंशियल, ये हम चारों को कवर कर चुके हैं, इनका क्या क्या मतलब होता है और किस तरह से ये बिजनेस स्कोर कार्ड के सॉरी मतलब किस तरह से वो प्ले कर रहे होते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर। ठीक है, तो ये इन चारों का मतलब हमें आ गया। अब इस पर्सपेक्टिव के अंदर हमारे पास कुछ मतलब ये कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स आते हैं कि किस तरह से हमने एक पर्सपेक्टिव के अंदर क्या क्या स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। और ये तो मैक्सिमम है, ये जो इस डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहे हैं तो ये सारे हैं। अब हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइज के लिहाज से हमने इनमें से हर एक जो है वो बहुत केयरफुली चूज करना है कि इसको किन किन चीजों को जो है वो ऑब्जेक्टिव जो है अपने स्कोर कार्ड के अंदर एंटर करें। ठीक है ना, बिकॉज दे आर द रियल फाउंडेशन ऑफ योर स्कोर कार्ड। ये वाले जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसको जो है वो सिलेक्शन जो है वो हमने बहुत केयरफुली करनी है क्योंकि ये हमारे पास रियल फाउंडेशन है स्कोर कार्ड, बैलेंस स्कोर कार्ड। तो अब इसमें से फर्स्ट जो है हम इसको देख लेते हैं कि लर्निंग एंड ग्रोथ के अंदर हम ये तो या तो ये कर सकते हैं कि हम इम्प्लॉयज जो ऑलरेडी हायर्ड हैं या जो भी हायर करके ला रहे हैं रिक्रूट कर रहे हैं तो उनको हम ट्रेन कर लें। ठीक है, या ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है अगर वो कोई बिजनेस प्रोसेस नया आया है तो उनको ट्रेन कर दें, उसके हवाले से उनको नया नॉलेज प्रोवाइड कर दें। ठीक है, प्लस इसके अंदर क्या है कि हम जो नई हायरिंग कर रहे हैं एंटरप्राइज के अंदर क्या वो क्वालिटी स्टाफ है या नहीं है, ये एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है इसका। ठीक है, कि एक तो ऑलरेडी जो एम्प्लॉयज एग्जिस्टिंग है उनको ट्रेन किया रहा है और नेक्स्ट जो हायरिंग हम कर रहे हैं उनको ऐसा हम चूज करें जो कि हमारे पास क्वालिटी स्टाफ हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस कि इनको इम्प्रूव करना होता है। ठीक है, अब वो किस तरह से कर सकते हैं कि मैक्सिमम क्रिएट क्वालिटी पार्टनरशिप्स, कि हाँ अगर हमारे पास क्वालिटी स्टाफ आएगा जो कि हमें हेल्प आउट करेगा कि हम किस तरह से पार्टनरशिप्स दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी पार्टनरशिप्स होनी चाहिए। ठीक है, और प्लस जो इसके अंदर इस चीज के अंदर हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास मैक्सिमाइज ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस। ठीक है ना, कि जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको ऑपरेशनल उसकी जो इफेक्टिवनेस है हम उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस के अंदर प्लस जो प्रोडक्ट्स हम डेवलप कर रहे हैं उनके जो प्रोसेसेस हैं उनमें हम ये रखते हैं कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को हमने डेवलप करना होता है। ठीक है, कि क्वालिटी उनकी जो है वो मेंटेन की जा सके ताकि हमारा जो कस्टमर है वो हमसे सेटिस्फाई रहे, वो हैप्पी रहे, क्योंकि वही उनके लिए जो हम अपनी प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ये आगे मतलब अगर हम अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करेंगे वो हमारे पास क्वालिटी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकेंगे। ठीक है, इस वजह से हमारे पास इंटरनल बिजनेस प्रोसेस जो है वो अच्छे तरीके से मैनेज हो जाए। अब इसमें जो कस्टमर है, कस्टमर की वो ज़ाहिर है हम लॉयल्टी जो है वो देख सकते हैं कि हमारे पास अगर हम उनको सही तरीके से प्रोडक्ट्स दे रहे हैं तो वो डेफिनेटली हम हमारे उससे लॉयल रहेंगे। तो मतलब इस तरह से उनकी लॉयल्टी पे भी हम उनको कुछ ना कुछ दे सकते हैं कि वो बार-बार हमारे पास ही आ रहे हैं, तो उसको किस तरह से देखा जाए। ठीक है, प्लस एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, तो हम जो कस्टमर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है उससे हम कोशिश करते हैं कि हम उसको ज़्यादा अच्छा बना के दें अपना प्रोडक्ट जो भी उसको चाहिए। ठीक है, और फाइनेंशियल्स में ये आता है कि मैक्सिमम शेयर होल्डर वैल्यूज को मतलब इन्वेस्टर्स ने जो जितना इन्वेस्ट किया है उससे ज़्यादा उसको जो है अर्न करके दें, उसको रिटर्न करें। ठीक है, इस चीज को हम देखते हैं। अच्छा जी, अब ये है कि बैलेंस स्कोर कार्ड और स्ट्रैटेजी मैप्स को बिल्ड करने के डेवलप करने के स्टेप्स क्या क्या हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि अपने कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को असेस करना, एनालाइज करना कि आसपास आजकल क्या चल रहा है, जिससे हम क्या लर्न करेंगे, कस्टमर प्रेफरेंसेस और सेगमेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद जो है कि कस्टमर की प्रेफरेंस क्या चल रही है और कैसे कस्टमर्स जो है वो सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है, तो उसके लिहाज से सिलेक्ट द टारगेटेड कस्टमर सेगमेंट्स।
तो अब मतलब हम ये कौन कौन से कस्टमर्स किस किस इलाके में क्या क्या उनके इंटरेस्ट हैं, उसके लिहाज से हमने टारगेट कस्टमर सेगमेंट सिलेक्ट करने हैं। फिर ये कि उनकी जो प्रोपोजिशन की वैल्यू है कस्टमर्स के लिए, टारगेट कस्टमर्स के लिए, वो मालूम करनी है। ठीक है। अच्छा, डिफाइन अ स्ट्रेटजी टू जनरेट ब्रेक थ्रू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, तो अब ये कि हमने छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर हमने देखते जाना है कि परफॉर्मेंस, जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, उसको हम किस तरह से ब्रेक थ्रू करके हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, कि इस स्टेप्स में हमने उनसे रेवेन्यू जनरेट करना है। मतलब ये कहते हैं ना कि अगर हम आपको 10% प्रोडक्ट डिलीवर कर देंगे तो आपने इतनी पेमेंट हमें करनी है। ठीक है, तो इस तरह से उसकी स्ट्रेटजीज भी बनाना। आर्टिकुलेट द बैलेंस बिटवीन ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी, इनके दरम्यान जो है एक बैलेंस क्रिएट करना कि प्रोडक्टिविटी कितनी है और ग्रोथ कितनी है। ग्रोथ से यहाँ पे ये मुराद है, क्या हमारी जो एंटरप्राइज है वो क्या नाम है आगे की तरफ जा रही है, ग्रो कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, और प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है, मतलब ये ग्रोथ का क्या मतलब है कि कस्टमर्स हमारे पास ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं या नहीं आ रहे। प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है कि क्या हम उन्हें प्रोडक्ट्स जो हैं, क्या हम एक ही तरह के सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और टाइम पे बना के दे रहे हैं या नहीं दे रहे। ठीक है, तो एंटरप्राइज की जो क्या कहते हैं प्रोडक्टिविटी, वो किस लिहाज कहाँ पे जा रही है। ग्रोथ का मतलब ये है कि क्या हमारी ये एंटरप्राइज जो है वो ग्रो कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है। मैम, जी। वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होती अच्छा, अच्छा, डिटरमिन द वैल्यू प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन बेसिकली हमारे पास प्रोपोजिशन का मतलब ये होता है कि एक सजेस्टेड स्कीम। ठीक है, कि प्लान होता है, बेसिकली प्लान ऑफ एक्शंस हम ये कह सकते हैं। तो हमारे पास यही होता है ना कि जो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी हम बनाते हैं इसी वजह से हैं कि हमारे पास हम उनको वैल्यू प्रोपोजिशन दे सके कि फाइनेंस के अंदर किस तरह से हम उसको मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, कि टारगेट कस्टमर के लिए हमने वैल्यू प्रोपोजिशन देनी है, उनको एक सजेस्टेड प्लान देना है, एक सजेस्टेड स्कीम देनी है, और प्लस प्लान ऑफ एक्शन देना है कि हम इस लिहाज से लेके चीजों को चलेंगे। प्रोपोजिशन का मतलब वैसे अगर आप पूछें तो एक सजेस्टेड स्कीम होती है। ठीक है, जब वैल्यू इसके साथ आ जाता है तो इसका मतलब है फाइनेंस। वैल्यू के फाइनेंस के लिहाज से जो एक सजेस्टेड स्कीम या प्लान ऑफ एक्शन हम दे रहे हैं उस चीज को कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको। है? यस मैम। अच्छा, नेक्स्ट में जैसे हमने एक स्ट्रेटजी मतलब कहिए टू जनरेट ब्रेक थ्रू फाइनेंशियल मैयर, तो उसमें परफॉर्मेंस, उसमें भी यही चीज है कि हमने परफॉर्मेंस उसके जो फाइनेंशियल मैयर्स की जो है परफॉर्मेंस की, उसके लिहाज से हमने उसकी स्ट्रेटजी को डिफाइन करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आर्टिकुलेट द बैलेंस बिटवीन ग्रोथ एंड प्रोडक्ट, ये तो मैं डिफाइन कर चुकी हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई द क्रिटिकल इंटरनल बिजनेस प्रोसेस टू डिलीवर द वैल्यू प्रोपोजिशन। वैल्यू प्रोपोजिशन का भी मैं मतलब बता चुकी हूँ, टू कस्टमर्स एंड फॉर द फाइनेंशियल एंड प्रोडक्टिविटी ऑब्जेक्टिव्स। तो हमने जो हमारे पास क्रिटिकल इंटरनल बिजनेस प्रोसेस हैं उनको भी देखना होता है, उनको आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास कौन से इस तरह के इंटरनल बिजनेस प्रोसेस हैं जो कि क्रिटिकल हैं, कि हमारे पास जो वैल्यू प्रोपोजिशन है उसको अफेक्ट कर सकते हैं कि हम जब कस्टमर को वो प्रोवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि develop the skill competencies motivation databases and technology required to excel at internal processes and customer value delivery। ठीक है, इसमें तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी चीज नहीं है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। मतलब ये स्टेप्स हो सकते हैं, पॉसिबल स्टेप्स।
कि हमने किस तरह से कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को असेस करने से लेके हमने कस्टमर को मतलब उनके माइंड्स को रीड करना है, उनकी प्रेफरेंसेस को देखना है, उसमें से टारगेट कस्टमर्स सेलेक्ट करने हैं, फिर उनके साथ जो है हमारे पास टारगेट कस्टमर्स को किस तरह से हमने उनकी मतलब उनको सजेस्टेड अपना वैल्यू जो प्लान देना है, हमने वैल्यू प्रोपोजिशन मींस के रेवेन्यू जनरेट करने का, ठीक है। और फिर उनको फाइनेंशियल्स जो है फाइनेंस की परफॉर्मेंस के हवाले से हमने बनाना है कि उनसे हमने किस तरह से अपनी जो फाइनेंस है वो मैनेज करना है, ठीक है ना, उनसे लेना है। तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी, फिर उसके बाद आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब जो होता है वो बेसिकली यही है कि हमारे पास क्लियरली और मतलब ये कि हर चीज आपने क्लियरली मेंशन करना है, ठीक है ना। क्लियरली हमने उसके अंदर से मतलब बताना है कि बैलेंस बिटवीन ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना, कि हम ग्रो की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी हम जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं टाइम पे या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और 7th नंबर पे यही है कि हमने अपने इंटरनल बिजनेस जो क्रिटिकल हैं एलिमेंट्स उनको आइडेंटिफाई करना है और कि हमने जो वैल्यू प्रोपोजिशन है कस्टमर को वो डिलीवर करने के लिए क्या क्या हमारे पास क्रिटिकल एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। और फॉर फाइनेंशियल एंड प्रोडक्टिविटी ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना। तो इसके लिहाज से फिर एंड पे ये होगा कि उससे रेलिवेंट जो स्किल्स हैं, कॉम्पिटेंसीज हैं या मोटिवेशन है, डेटाबेसेस हैं, ये टेक्नोलॉजी है, वो उस चीज को मैनेज करना होता है एट इंटरनल प्रोसेस और कस्टमर वैल्यू डिलीवरी के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ गया है स्ट्रैटेजी मैप। स्ट्रैटेजी मैप बेसिकली क्या है? फ्रेमवर्क टू लिंक intangible assets to shareholder value creation, ठीक है। तो आपके कितने क्लास के स्टूडेंट्स हैं यार, कितने स्टूडेंट्स हैं? मैम 62 या 3 हो गए, बल्कि अब 62 है 62, अभी 42 हैं। मैम। पूरे कभी भी नहीं आएंगे ये भी ठीक है। मैम। अच्छा हमारी क्लास के तो 40 हैं ऐसे, बाकी मतलब हर सेमेस्टर 10 बच्चे और दे देते हैं सर आमिर जा तो। अच्छा, आपके अपनी क्लास के 40 स्टूडेंट्स हैं और बाकी जो है वो रिपीटर्स वगैरह हैं? 40 या 42 हैं। यस मैम। बाकी सारे वो दूसरे सब कैंपसेस के हैं, कुछ रीटेकर्स हैं, कुछ इस तरह का। ठीक है। अच्छा है। अच्छा जी, अब हमारे पास स्ट्रैटेजी मैप बेसिकली एक फ्रेमवर्क होता है। फ्रेमवर्क क्या है कि फ्रेमवर्क टू लिंक इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखने इनटेंजिबल एसेट्स जो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था ना कि एंटरप्राइज एसेट्स, ठीक है। एसेट्स वो जो कि जिनको टच नहीं किया जा सकता, जो कि फिजिकल नहीं होते। एक तो ह्यूमन एंटरप्राइज के एफर्ट्स में एसेट्स में आ जाता है ना कि हमारे पास जो एम्प्लॉय हैं वो एसेट्स हैं, ठीक है। प्लस हमारे पास जो मशीन्स हैं, ठीक है, वो एसेट्स हैं। एंटरप्राइज के एसेट्स के हवाले से बात की जाए तो एसेट्स हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे एसेट्स जो कि सॉफ्टवेयर की फॉर्म में हैं, ठीक है, टू शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन, कि हमने जो सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी के जो एसेट्स हैं उनको हमने इस तरह से लिंक करना है ताकि वो इन्वेस्टर के लिए ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सके। टू शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन मीन के रेवेन्यू जनरेट करना, ठीक है। और शेयर होल्डर मीन के आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है उनको ज़ाहिर है इन्वेस्टर्स होते हैं। ये तो नहीं होता कि इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ आप खुद ही बिल्ड कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। हमेशा जो है इन्वेस्टर्स रखना एक अच्छी पॉलिसी है ताकि अगर इन केस बेनिफिट आए तो डेफिनेटली वो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इन केस ऑफ लॉस तो भी वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स रखना जो है वो एक अच्छी पॉलिसी है, बजाय कि ये कि आप सारी की सारी अपनी दौलत एक ही एंटरप्राइज के अंदर लगा दें, आप 3-4 एंटरप्राइजेस के अंदर अपने शेयर्स रख लें।
ठीक है ना। तो शेयर होल्डर्स को जब एंटरप्राइजेस कुछ ना कुछ उसका प्रॉफिट का पार्ट देती हैं, तो वो किस तरह से करती हैं कि अपने जो सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी के जो कह लें एसेट्स हैं, उनको उन जो उन्होंने पैसा कमा के देना होता है उससे वो किसी तरीके से मतलब ये कह लें कि लिंक करते हैं। ठीक है। अब ये है कि intangible assets make up learning and growth perspective। ठीक है, कि जो हम उनकी ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि हम उनकी क्वालिटी हायरिंग पे इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं मतलब ये एसेट्स हैं हमारे। मैप टू इंटरनल प्रोसेस पर्सपेक्टिव। अब ये वाली सारी चीजें जो हैं कि लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव, ये आगे मैप हम करते हैं कि इंटरनल प्रोसेस पर्सपेक्टिव। तो इंटरनल प्रोसेस पर्सपेक्टिव के अंदर आती है एक तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट, कस्टमर मैनेजमेंट और इनोवेशन, रेगुलेटरी एंड सोशल। ठीक है। ऑपरेशन मैनेजमेट मीन के जो प्रोडक्ट्स वगैरह आप बना रहे हैं तो उनकी प्रोडक्शन के लिहाज से, उनकी डिलीवरी के हवाले से, और अगर अगर आपने डिलीवर कर ली है तो फिर आगे मतलब उनमें से क्या क्या सर्विसेज उनको प्रोवाइड करनी है। ठीक है। और मतलब ये कि सर्विसेज के हवाले से जो है ये ऑपरेशंस मैनेजमेंट जो है मेन पार्ट डील करता है। फिर नेक्स्ट आता है कस्टमर मैनेजमेंट। तो इसमें क्या है कि कस्टमर वैल्यू को एनहांस करना। ठीक है। तो कस्टमर की वैल्यू को किस तरह से एनहांस किया जा सकता है कि उनका जो रेवेन्यू जनरेट करना होता है कि कस्टमर्स को हमें जो प्रोडक्ट्स बना के दे दिए हैं उनको नंबर ऑफ कस्टमर्स हम ज्यादा कर लें। ठीक है ना, कि हमारे पास इस तरह से प्रोडक्ट्स हम उनको बना के दें कि हमारे से ज्यादा कस्टमर्स हम लेके आ सकें। ठीक है। तो कस्टमर्स की जो मैनेजमेंट है वो इसमें आ जाती है इंटरनल प्रोसेस पर्सपेक्टिव में। प्लस इनोवेशन, कि हम नई सर्विसेज, अब देखें एक टाइम था जब मतलब इन सिस्टम्स को जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका सारा का सारा काम जो है वो इनके बगैर चल रहा था। ठीक है। एक टाइम आया कि जब टेक्नोलॉजी ने सारा जो है वो टेक ओवर कर लिया हर चीज में। अब टेक्नोलॉजी की भी आगे डिफरेंट से डिफरेंट इनोवेटिव टाइप्स आ रही हैं कि एक ये नहीं होता कि सिर्फ एक सॉफ्टवेयर पे, जैसे एक्सेल भी तो एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है ना। ठीक है। लेकिन हम सिर्फ एक्सेल ही क्यों नहीं यूज कर लेते हैं हर चीज की मैनेज करने के लिए? हम ट्रैकिंग के लिए एक्सेल ही क्यों नहीं यूज करते हैं? हम स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर की तरफ क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? उसकी रीजन ये है कि हर एक एंटरप्राइज का कोई स्पेशलाइज्ड पर्पस होता है, कोई मिशन होता है, कोई गोल होता है। उसको अचीव करने के लिए जो है वहां पे इनोवेशन जरूरी होती है। ठीक है। और प्लस हम ये कह रहे हैं कि आप जो प्रोडक्ट्स मतलब एंटरप्राइज की बात हम कर रहे हैं तो कौन कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उनमें से नया क्या लाभ। ये तो नहीं कि आप सिर्फ एक ही तरह की प्रोडक्ट्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि सिर्फ जो है मतलब डेटा की जो स्टोरेज के हवाले से आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या डेटा जो कस्टमर्स के हवाले से हैं उनको डील करने के हवाले से, या ट्रेनिंग के हवाले से, तो किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करना है। तो उसके अंदर भी इनोवेशन मीन की न्यू सर्विसेज या न्यू प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको ऐड करते रहना चाहिए। ठीक है। तो इंटरनल प्रोसेस जो पर्सपेक्टिव है वो उसके अंदर ये चीजें हम देखते हैं। अभी तक स्टूडेंट्स मैम वो इंटरनेट कनेक्शंस की वजह से ना डिस्कनेक्ट होते रहते हैं, तो फिर वापस आते रहते हैं। अच्छा, मैम पाकिस्तान में स्टेबल नेट है ही नहीं वैसे भी, यूनिवर्सिटी हमारी का नहीं है तो। नहीं वैसे यूनिवर्सिटी आप लोगों को प्रोवाइड कर रही है? नो मैम, वो फीस ले रही हैं बस पूरी। ये भी सही है। अच्छा, रेगुलेटरी एंड सोशल के इम्प्रूव कम्युनिटीज एंड द इन्वायरमेंट, इसमें ये है कि जो अकॉर्डिंग टू लीगल एक्शंस हैं, रेगुलेटरी का मतलब यही होता है कि जो मतलब लीगलाइजेशन के लिए जो एक बने हुए हैं सॉफ्टवेयर के, अगर लाइसेंस वगैरह लेने हैं या कुछ इस तरह से लाइसेंस सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, या प्लस आप लाइसेंस सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो आपने एक लॉ के थ्रू अप्रूवल लिया हुआ है, ठीक है, उसको भी जो है वो इंटरनल प्रोसेस पर्सपेक्टिव के अंदर देखा जाता है, इसको भी स्टडी किया जाता है। और प्लस सोशल, कि आपने जो कम्युनिटी है और इन्वायरमेंट को जो है वो किस तरह से इम्प्रूव करना है। ठीक है। लॉ के हवाले से और सोशल
लाइव के हवाले से। ठीक है, ये दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी मैप, सॉरी नहीं, अभी कस्टमर पर्सपेक्टिव फाइनेंशियल रहता है। तो कस्टमर पर्सपेक्टिव में इसमें हम क्या देखते हैं कि प्राइस, क्वालिटी, अवेलेबिलिटी, सिलेक्शन, फंक्शनैलिटी, सर्विस, पार्टनरशिप, ब्रांड। तो ये मतलब एक कस्टमर के हवाले से है कि कस्टमर को प्राइस सही मिल रही है, क्वालिटी मिल रही है, हम अवेलेबल हैं, ठीक है, उसको सिलेक्शन के चांसेस उसको दे रहे हैं या नहीं दे रहे, फंक्शनैलिटी किस तरह की प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या हम कस्टमर्स के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या ब्रांड्स किस तरह के हैं, ठीक है, कौन सा ब्रांड है हमारा, मतलब नाम ही बन जाता है ना एंटरप्राइज का। ठीक है, तो ये उसके हवाले से मतलब ये सारी चीजें जो हैं ये कस्टमर पर्सपेक्टिव में स्ट्रैटेजी मैप के अंदर कस्टमर पर्सपेक्टिव में कवर की जाती हैं ये सारी चीजें। अच्छा जी, नेक्स्ट है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। तो इसमें क्या है, एक तो प्रोडक्टिविटी स्ट्रैटेजी आती है और एक है रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रैटेजी। क्योंकि फाइनेंस से है तो प्रोडक्टिविटी यही है कि इम्प्रूव कॉस्ट स्ट्रक्चर, इंक्रीज एसेट यूटिलाइजेशन। ठीक है, कि बार बार जो हमारी जो प्रोडक्ट्स हम डिलीवर कर रहे हैं, एक उनका जो एक कॉस्ट का स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करें, उसको इम्प्रूव करें, और प्लस जो जितने भी एसेट्स परचेज किए हैं वो चाहे इंटेंजिबल हैं या टेंजिबल हैं, उनकी मैक्सिमम जो है वो यूटिलाइजेशन की जाए। अब देख लें, हमने कोई अगर एम्प्लॉय हायर किया है, कोई प्रोसेस या टेक्नोलॉजी, कोई सॉफ्टवेयर हायर किया, सॉरी परचेज किया है, ठीक है, तो या फिर कुछ इस तरह से मतलब कोई सिस्टम या कोई ऐसा रिसोर्स हायर किया है, हमने परचेज किया है, तो उसमें क्या होगा कि उसकी हम अगर हमने परचेज कर लिया या हायर कर लिया कोई एम्प्लॉय, तो उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करके उससे मैक्सिमम जो है बेनिफिट्स हासिल करने, ये भी हमने इसके अंदर देखना होता है। ठीक है, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में। नेक्स्ट है रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रेटजी। तो कस्टमर वैल्यू के साथ साथ जब हम इनहेंस कर रहे होते हैं तो वहां से हम रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज को भी एक्सपैंड करते हैं कि कहाँ कहाँ से हम मतलब जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज उसमें आ सकती हैं। अच्छा जी, अब इसमें ये देख लें कि हमारे पास एक एग्जांपल है बैलेंस स्कोर कार्ड की, कि क्या हमारे पास इसमें मतलब थीम्स हैं, स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, और उनके स्ट्रैटेजिक मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, इसको पढ़ने के लिए जो है यहाँ पे मतलब कितने स्टूडेंट्स रह गए हैं आपकी क्लास के? अच्छा जी, इसमें ये देख लें कि हमारे पास फाइनेंशियल्स के हवाले से यहाँ पे फाइनेंशियल है, कस्टमर है, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस है, लर्निंग एंड ग्रोथ है। ये हमारे पास क्या है, 4 पर्सपेक्टिव्स हैं बैलेंस स्कोर कार्ड के। ठीक है, और इनके करस्पॉन्डिंग कुछ मतलब ये देख लें स्ट्रेटजिक थीम्स, वो क्या है कि फाइनेंशियल ग्रोथ है, फाइनेंशियल उसके अगेंस्ट, और कस्टमर के अंदर है डिलाइट द कस्टमर, मतलब आपने उनको खुश करना है, विन विन डीलर रिलेशन, कि एक तो कस्टमर को आपने खुश रखना है और प्लस जो है अपने जो डीलर्स हैं उनके भी मतलब आपने कस्टमर को विन करना है किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, इंटरनल है कि हमारे पास जाहिर है बिजनेस प्रोसेस क्या है, तो उसमें क्या है, बिल्ड द फ्रेंचाइज सेफ एंड रिलायबल। ठीक है, और लर्निंग के मोटिवेटेड एंड प्रिपेयर्ड वर्क फोर्स, के मतलब आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो मोटिवेटेड हों, प्रिपेयर्ड हों। ठीक है, तो इनके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स इनके करस्पॉन्डिंग क्या है कि F1, अच्छा ये ऑब्जेक्टिव्स के साथ ना यहाँ पे F इन यहाँ से लिखा हुआ है, F1, F2, F3, F4, F5, और कस्टमर के हवाले से ये C1, C2, और इंटरनल बिजनेस प्रोसेस के यहाँ से लिहाज से ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने नाम दिए हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, इंटरनल बिजनेस के हवाले से, और इसी तरह लर्निंग के हवाले से L1, L2 और L3 जो हैं ये ऑब्जेक्टिव्स के नाम नंबर्स हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल के हवाले से जब हम ऑब्जेक्टिव्स को रीड करते हैं तो उसमें क्या है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड,
ठीक है ना, कि हमने जितने मतलब एम्प्लॉय की नहीं है, तो उस पे कितना रिटर्न हो रहा है, कितना हमें मतलब ये कह लें कि हम गेन कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड है F2 एग्जिस्टिंग